नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों पर। भारत के राष्ट्रपति के पास कई प्रकार की शक्तियां हैं, जिसमें कार्यपालिकीय शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति और न्यायिक शक्तियां हैं और सैन्य शक्तियां हैं। कूटनीतिक शक्तियां भी भारत के राष्ट्रपति के पास हैं और आपातकालीन शक्तियां भारत के राष्ट्रपति के पास हैं। आज हम राष्ट्रपति की इन सारी शक्तियों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे भारत के राष्ट्रपति की कार्यपालिकीय शक्ति या कार्यकारी शक्तियों पर। तो भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी कार्यपालिकीय शक्तियां हैं, कौन कौन सी कार्यकारी शक्तियां हैं। देखो, कार्यपालिकीय ये या कार्यकारी शक्तियां। तो भारत के राष्ट्रपति के पास कार्यकारी शक्तियां कहां से आती हैं? तो इसके लिए हमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 को देखना पड़ेगा। राष्ट्रपति की कार्यपालिकीय शक्तियां अनुच्छेद 53 में उल्लेखित हैं। अनुच्छेद 53 में यह कहा गया है कि संघ सरकार की समस्त कार्यपालिकीय शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। संघ सरकार की समस्त कार्यपालिकीय शक्तियां किसमें निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी। यानी संघ सरकार के पास जितनी भी शक्तियां हैं कार्यपालिका संबंधी, वो सारी किसके पास होंगी? राष्ट्रपति के पास होंगी। अब ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली में जो संवैधानिक प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो इसलिए सारी जो संविधान के अंतर्गत शक्तियां दी गई हैं वो राष्ट्रपति को दी गई हैं। तो क्या राष्ट्रपति स्वयं इन शक्तियों का प्रयोग करता है या किसी अन्य की सहायता और सलाह से इन शक्तियों का प्रयोग करता है? तो इसके लिए हमें अनुच्छेद देखना पड़ेगा 74। अनुच्छेद 74 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए कौन होगी? मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति को सलाह कौन देगा? मंत्रिपरिषद देगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं वो राष्ट्रपति स्वयं उनका प्रयोग नहीं करेगा। राष्ट्रपति उन शक्तियों का प्रयोग किसके माध्यम से करेगा? मंत्रिपरिषद, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है, उनकी सलाह और सहायता से अनुच्छेद 53 में जो राष्ट्रपति को शक्तियां दी गई हैं उनका प्रयोग राष्ट्रपति करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति उन शक्तियों का प्रयोग स्वयं नहीं करेगा। किसकी सलाह से करेगा? मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। इसी के साथ ही हमें एक अनुच्छेद और देखना पड़ेगा, अनुच्छेद 77। अनुच्छेद 77 में ये कहा गया है कि संघ सरकार की समस्त कार्यपालिकीय शक्तियां राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी। यानी संघ सरकार के द्वारा जो भी कार्यपालिकीय शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा वो सारी किसके नाम से किए जाएंगे? राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। राष्ट्रपति के नाम से होंगी। जो भी शक्तियां होंगी वो किसके नाम से की जाएंगी? राष्ट्रपति के नाम से। तो राष्ट्रपति की कार्यपालिकीय या कार्यकारी शक्तियों को देखने के लिए हमें इन तीनों अनुच्छेदों को एक साथ देखना होगा कि संघ सरकार की शक्ति, समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में निहित होती हैं। तो क्या राष्ट्रपति स्वयं शक्तियों का प्रयोग करता है? नहीं, वो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। और संघ सरकार की सारी जो कार्यपालिक शक्तियां वो किसके नाम से की जाएंगी? किसके नाम से संपादित की जाएंगी? राष्ट्रपति के नाम से संपादित की जाएंगी। राष्ट्रपति के नाम से जो कार्य किए जाएंगे वो कार्य राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रियों में बांटे जाएंगे और इसके लिए राष्ट्रपति नियम बना सकता है। भाई, जो भी कार्यपालिकीय शक्तियां राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी उन शक्तियों को राष्ट्रपति मंत्रियों में बांट देगा। ये बात अनुच्छेद 77 में ही कही गई है कि राष्ट्रपति कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए, राष्ट्रपति कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए तथा
कार्य को मंत्रियों को आवंटन के लिए, कार्य मंत्रियों को आवंटन के लिए नियम बनाएगा, आवंटन के लिए नियम बनाएगा। राष्ट्रपति क्या करेगा? भाई सारे काम तो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? उन कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए नियम बनाएगा और उन कार्यों को मंत्रियों में आवंटित या मंत्रियों को बांटने के लिए नियम बनाएगा। तो क्या राष्ट्रपति ने ऐसे नियम बनाए हैं क्या? तो राष्ट्रपति ने दो प्रकार के नियम बनाए हैं। एक तो मंत्रियों को कार्य आवंटन के नियम बनाए हैं और दूसरा कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए। कार्य को सुविधाजनक बनाने का अर्थ है कि कौन सा काम कौन सा व्यक्ति करेगा, कौन सा मंत्री कौन सा काम करेगा। तो इस प्रकार के नियम राष्ट्रपति के द्वारा बनाए गए हैं। उन नियमों को क्या बोलते हैं? भारत सरकार कार्य आवंटन नियम, भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961। और दूसरे प्रकार के नियम है भारत सरकार कार्यकरण नियम, भारत सरकार कार्यकरण नियम 1961। तो ये दोनों नियम राष्ट्रपति के द्वारा बनाए गए हैं। पहला नियम तो कार्य का विभाजन करने के लिए और दूसरा जो नियम है वो कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए अनुच्छेद 77 के अनुपालना में बनाए गए हैं। तो इस प्रकार इन तीनों अनुच्छेदों को देखने पर राष्ट्रपति की कार्यपालिकीय शक्तियों का हमें पता लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत सरकार की समस्त शक्तियां या संघ सरकार की समस्त शक्तियां किस में निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी। सारी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा और किसकी सलाह और सहायता से किया जाएगा? मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से किया जाएगा। तो राष्ट्रपति की जो कार्यपालिकीय शक्तियां हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण शक्तियां हैं नियुक्ति की शक्तियां। राष्ट्रपति के द्वारा कई पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। तो पहले प्रकार की जो शक्तियां हैं नियुक्ति की शक्तियां देखते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा किस किस की नियुक्ति की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, ये सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। और प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। और किसकी नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा? गवर्नर या राज्यपाल जिसको बोल सकते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति की जो सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है वो नियुक्ति की शक्ति है, जिसमें इन पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। गवर्नर की, और इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में? कैग बोलते हैं। और किसकी नियुक्ति की जाती है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। और इसके अलावा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। और इसके अलावा कई नियुक्तियां और हैं, जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। और यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। ये सारी नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। एनएचआरसी यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, इसके सदस्य और
अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है। लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लोकपाल की नियुक्ति की जाती है। और केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति, केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भाई राजस्थान में जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय है, शेखावाटी विश्वविद्यालय है, इनके कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन राजस्थान में अजमेर में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है किशनगढ़ में, उसके कुलपति की नियुक्ति कौन करता है? उसके कुलपति की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। तो पूरे भारत में जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनके कुलपतियों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राज्यों में जो विश्वविद्यालय हैं, राज्य के विश्वविद्यालय, उनकी कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो इतने सारे पदाधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और भी राष्ट्रीय स्तर के जितने भी आयोग और बोर्ड हैं उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जैसे महिला आयोग की अध्यक्ष हो गई, केंद्रीय सूचना आयोग का अध्यक्ष और सदस्य हो गए, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हो गए। इन सभी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो सबसे महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। राष्ट्रपति के द्वारा ये जो नियुक्तियां की जाती हैं ये अलग अलग तरीके से की जाती हैं। जैसे कई पदाधिकारी जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति वारंट के द्वारा करता है। वारंट के द्वारा किन किन पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है? देखो, गवर्नर की नियुक्ति वारंट के द्वारा करता है। किसकी नियुक्ति करता है? वारंट के द्वारा किसकी नियुक्ति करता है? गवर्नर की नियुक्ति करता है। महालेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति वारंट के द्वारा करता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति भी वारंट के द्वारा की जाती है। वारंट के द्वारा नियुक्ति करने का अर्थ होता है जिसकी नियुक्ति में राष्ट्रपति के खुद के हस्ताक्षर होते हैं और राष्ट्रपति की खुद की सील होती है, मुहर लगी होती है। तो ऐसे 4 पदाधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा वारंट से की जाती है। राज्यपाल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ये पदाधिकारी बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए राष्ट्रपति के खुद के हस्ताक्षर से इनकी नियुक्ति की जाती है। अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन जो ऑर्डर होता है उसमें राष्ट्रपति के साइन नहीं होते। उसमें साइन किसके होते हैं? राष्ट्रपति के सचिव के होते हैं, जो राष्ट्रपति की आज्ञा से ही नियुक्ति करता है, लेकिन राष्ट्रपति के सचिव के उसमें हस्ताक्षर होते हैं। इन पदाधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति के खुद की सील और साइन होते हैं। तो वारंट का मतलब जहां राष्ट्रपति की खुद के साइन और सील होते हैं। तो इतनी प्रकार की नियुक्तियां की जाती हैं। राष्ट्रपति के द्वारा कार्यपालक शक्तियों के अंतर्गत पदच्युति की शक्तियां भी हैं, यानी पदाधिकारियों को हटाने की जो शक्तियां आती हैं वो भी राष्ट्रपति की कार्यपालिकीय शक्तियों के अंतर्गत आती हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये जो पदाधिकारी नियुक्त करते हैं इनको राष्ट्रपति किस प्रकार हटाता है। हटाने की जो शक्ति है वो भी कार्यपालिकीय शक्तियों के अंतर्गत आती है। तो देखिए, हटाने की शक्तियां, पदच्युति या पदाधिकारियों को हटाने की शक्तियां। अब राष्ट्रपति के द्वारा जो पदाधिकारी नियुक्त किए जाते हैं वो कई प्रकार की नियुक्ति करता है। कुछ पदाधिकारी ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। जैसे देखो, राष्ट्रपति के द्वारा कई प्रकार के पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, जिसमें ऐसे पदाधिकारी हैं जो प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, प्रसाद पर्यंत। और कुछ पदाधिकारी ऐसे होते हैं जो संसद की अनुशंसा के बाद में राष्ट्रपति हटाता है। कुछ पदाधिकारियों को संसद की अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रपति हटाता है, सीधे राष्ट्रपति नहीं हटा सकता। और कुछ पदाधिकारी ऐसे होते हैं जिनको उच्चतम न्यायालय की अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा
हटाया जाता है। उच्चतम न्यायालय की अनुशंसा से। कई पदाधिकारी ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करते हैं। प्रसाद पर्यंत का अर्थ क्या होता है? प्रसाद पर्यंत का अर्थ ये होता है कि राष्ट्रपति को इन पदाधिकारियों को हटाने के लिए कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती है और न ही संविधान में इनको हटाने का कोई तरीका बताया गया है। यानी न तो संविधान में इनको हटाने का आधार है और न राष्ट्रपति इनको हटाता है तो कोई कारण बताता है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रसाद पर्यंत बोलते हैं। तो ऐसे कौन से पदाधिकारी हैं जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर कार्य करते हैं? तो देखो, मंत्रिपरिषद के सदस्य, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं। और राज्यों के राज्यपाल, ये भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करते हैं। और महान्यायवादी जिसको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, ये 3 प्रकार के पदाधिकारी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं। राष्ट्रपति इनको जब हटाता है तो कोई कारण नहीं बताता है और न ही इनके हटाने के संविधान में कोई कारण दिए हुए हैं। अब आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि प्रधानमंत्री भी तो प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करता है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण नहीं करता है। प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक उसको लोकसभा का समर्थन होता है, लोकसभा में उसका जब तक विश्वास होता है तब तक वो अपने पद पर रह सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा नहीं सकता। वो तभी हटेगा जब उसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास आ जाए या लोकसभा में उसका समर्थन नहीं रहे। फिर आता है, कुछ पदाधिकारी ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जाते हैं लेकिन उनके लिए संसद की अनुशंसा आवश्यक होती है। ऐसे कौन से पदाधिकारी हैं? देखिए, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति हटाता है लेकिन संसद की अनुशंसा आवश्यक होती है। संसद के द्वारा प्रस्ताव पारित करने के बाद में राष्ट्रपति हटाता है। इसी प्रकार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको हटाने के लिए भी संसद की अनुशंसा आवश्यक होती है। और भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए भी किसकी आवश्यकता पड़ती है? संसद के सिफारिश की आवश्यकता पड़ती है, संसद की अनुशंसा की आवश्यकता पड़ती है। और कुछ पदाधिकारी ऐसे हैं जिनको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुशंसा की आवश्यकता होती है। ऐसे कौन से होते हैं? जैसे यूपीएससी का मतलब संघ लोक सेवा आयोग। यूपीएससी का मतलब संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को और सदस्यों को राष्ट्रपति हटाता है, लेकिन राष्ट्रपति को हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय की अनुशंसा की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, राज्यों में जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है, जैसे राजस्थान की बात करें तो आरपीएससी हो गई, हरियाणा की बात करें तो एचपीएससी हो गई, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, पंजाब सर्विस कमीशन हो गया। उनके सदस्य और अध्यक्षों को हटाने के लिए भी उच्चतम न्यायालय की अनुशंसा आवश्यक होती है, लेकिन हटाता सभी को राष्ट्रपति है। इन सभी पदाधिकारियों को राष्ट्रपति हटाएगा, लेकिन इनके लिए संसद की अनुशंसा आवश्यक है, इनके लिए उच्चतम न्यायालय की अनुशंसा आवश्यक है। हटाने का ऑर्डर राष्ट्रपति ही जारी करेगा। तो ये इतने सारे पदाधिकारी हैं, इनको अलग अलग तरीके से हटाने के क्या कारण हैं? इनका हटाने का तरीका अलग अलग इसलिए दिया गया है क्योंकि इन पदाधिकारियों का महत्व अलग अलग होता है। संसद का अनुमोदन क्यों आवश्यक होता है? उच्चतम न्यायालय
और महालेखा नियंत्रक परीक्षक और भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यपालिका के विरुद्ध कार्य करते हैं। भारत का सुप्रीम कोर्ट कार्य सरकार के विरुद्ध कई बार निर्णय देता है, कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का प्रयास करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वित्तीय मामलों में सरकार को नियंत्रित करता है और भारत का मुख्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाने के लिए काम करता है। तो ये सारे जो पदाधिकारी हैं बहुत महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, इसलिए इनको हटाने का तरीका अलग दिया गया है। और संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के पदाधिकारियों को हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय की अनुशंसा के प्रावधान किए गए हैं, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण काम करते हैं, सेवाओं के लिए लोगों को भर्ती करते हैं। तो इसमें भाई भतीजावाद सरकार इनके ऊपर दबाव नहीं डाल सके, इसलिए इनके हटाने का तरीका अलग डिसाइड किया गया है। तो इसलिए इन पदाधिकारियों के हटाने के अलग अलग तरीके दिए गए हैं, क्योंकि इन पदों का महत्व सबका अलग अलग है। तो मैं समझता हूं ये हटाने वाली बात भी आपके समझ में आ गई होगी। कार्यपालिकीय शक्ति के अंतर्गत अगली जो राष्ट्रपति की शक्ति है वो विभिन्न आयोगों के गठन की शक्ति है। राष्ट्रपति क्या करता है? विभिन्न आयोगों का गठन करता है, आयोगों का गठन करता है। जैसे SC आयोग है, ST आयोग है ना, या OBC आयोग है। इन आयोगों का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का भी गठन कर सकता है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति के द्वारा कई आयोगों का भी गठन किया जाता है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, केंद्र शासित प्रदेशों की जो मुख्यमंत्री होते हैं, जैसे दिल्ली है, पुदुचेरी है, उनके जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन के लिए जो प्रशासक और उपराज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं वो भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यानी भारत का राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन अपने द्वारा नियुक्त प्रशासकों के द्वारा चलाता है, नियुक्त प्रशासक या उपराज्यपाल के माध्यम से चलाता है। तो इस प्रकार ये इतनी शक्तियां राष्ट्रपति के कार्यपालिकीय शक्ति के अंतर्गत आती हैं। भारत के राष्ट्रपति को क्या विवेकाधीन शक्तियां दी गई हैं क्या? भारत में राज्यपालों को संविधान के द्वारा विवेकाधीन शक्तियां दी गई हैं, लेकिन भारत में राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा विवेकाधीन शक्तियां नहीं दी गई हैं। विवेकाधीन शक्ति का अर्थ होता है, विवेकाधीन शक्ति का अर्थ है कि भारत का राष्ट्रपति बिना मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करे। क्या ऐसा प्रावधान है क्या? तो संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि राष्ट्रपति बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के कार्य करे। अगर राष्ट्रपति बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के कार्य कर रहा है कहीं, तो इसका मतलब वो अपने विवेक से कार्य कर रहा है। तो संविधान में राष्ट्रपति को विवेकाधीन शक्तियां प्रदान नहीं की गई हैं। भारत में सिर्फ राज्यपालों को विवेकाधीन शक्तियां प्रदान की गई हैं, लेकिन व्यवहार में राष्ट्रपति कई विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करता है। जैसे जब लोकसभा के अब चुनाव हो रहे हैं, तो किसी भी दल को अगर बहुमत नहीं मिलता है, त्रिशंकु लोकसभा उत्पन्न होती है, किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है, तो फिर किसकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति? प्रधानमंत्री के रूप में। वहां वो अपने विवेक का सहारा ले सकता है। भाई किसी दल को स्पष्ट बहुमत मिल जाए तो राष्ट्रपति को उसी की नियुक्ति करनी होती है, लेकिन अगर किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति फिर अपने विवेक से प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। दूसरे प्रकार की विवेकाधीन शक्तियां राष्ट्रपति को कब प्राप्त हो जाती हैं? जब मंत्रिपरिषद अपना विश्वास लोकसभा में खो दे, तब राष्ट्रपति को अपने विवेक से मंत्रिपरिषद को भंग करने का और लोकसभा को विघटित करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है।
भाई अगर कोई मंत्रिपरिषद लोकसभा में विश्वास खो देता है और वो कह दे कि राष्ट्रपति को आप लोकसभा का विघटन कर दीजिए, तो जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उनकी सलाह माने। जिस मंत्रिमंडल को लोकसभा में विश्वास नहीं है उसकी सलाह मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है, और ऐसा हुआ भी था। 1990 में वीपी सिंह की सरकार हट गई थी क्योंकि उनको लोकसभा में विश्वास नहीं था। तो वीपी सिंह सरकार ने राष्ट्रपति को सलाह दी कि आप लोकसभा को भंग कर दीजिए, लोकसभा का विघटन कर दीजिए, लेकिन राष्ट्रपति ने उनकी सलाह नहीं मानी और राष्ट्रपति ने चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति कर दिया। इसलिए परिस्थितियों के हिसाब से राष्ट्रपति को विवेकाधीन शक्तियां मिलती हैं। संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। याद रखिए, संविधान में सिर्फ एक ही पदाधिकारी के लिए विवेकाधीन शक्तियां दी गई हैं, उसका नाम है राज्यपाल, अनुच्छेद 163 में। फिर दूसरे प्रकार की शक्तियां देखते हैं। राष्ट्रपति की दूसरे प्रकार की शक्तियां हैं विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति की दूसरे प्रकार की शक्तियां कौन सी हैं? विधायी शक्तियां हैं। तो देखिए कौन कौन सी विधायी शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति संसद का सत्र बुला सकता है। राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी विधायी शक्तियां हैं? संसद का सत्र आहूत करना, संसद का सत्रावसान करना, सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना, और लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का विघटन करना। ये राष्ट्रपति के पास विधायी शक्ति है। संसद का सत्र, एक साल में संसद की 2 बैठक होनी जरूरी है और दोनों बैठकों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। तो संसद का सत्र बुलाने का शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति ये देखता है कि 2 बैठकों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं हो। 6 महीने होने से पहले राष्ट्रपति संसद का सत्र बुला लेता है। जैसे, और 2 सत्रों के बीच की जो अवधि होती है उसको क्या बोलते हैं? सत्रावसान बोलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक साल में 3 सत्र होते हैं। संविधान में सिर्फ ये कहा गया कि 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ लोकसभा के प्रक्रिया नियमों में ये प्रावधान किया गया है कि संसद के 3 सत्र होंगे। और 3 सत्रों का क्या क्या नाम है? पहले का बजट सत्र नाम है, दूसरे सत्र का नाम मानसून सत्र है, और तीसरे सत्र का नाम है शीतकालीन सत्र। तीसरे का नाम है शीतकालीन सत्र। तो बजट सत्र कब होता है? ये फरवरी से अब मई तक चलता है, अप्रैल मई तक चलता है। ये जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक चलता है, और ये चलता है नवंबर दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में। इस प्रकार हमारे यहाँ पे संसद के 3 सत्र होते हैं। इन सत्रों का प्रावधान संविधान में नहीं दिया गया है। इनका प्रावधान कहाँ दिया गया है? लोकसभा की प्रक्रिया और नियमों में दिया गया है। तो ये 3 सत्र होते हैं। तो जैसे मान लीजिए 1 फरवरी से सत्र चलता है और ये 30 मई तक चलता है, तो ये एक सत्र हो गया। और ये मान लीजिए 1 जुलाई से चलता है, 30 सितंबर तक चलता है, ये दूसरा सत्र हो गया। तो इनके बीच में जो अवकाश होता है, जैसे 1 जून से 30 जून तक, ये क्या कहलाता है? सत्रावसान कहलाता है। और तो सत्र बुलाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। और सत्रावसान करने का अधिकार भी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। तो 2 सत्रों का जो बीच का अंतराल है उसको क्या बोलते हैं? सत्रावसान बोलते हैं। फिर दोबारा राष्ट्रपति सत्र बुलाएगा कि भाई 1 जुलाई को आपको सबको आना है, और फिर कह देगा 30 सितंबर को अब सत्रावसान किया जाता है। तो ये सत्र बुलाना और सत्रावसान करना किसका कार्य है? किसकी शक्तियां हैं? राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। तो ये तो हो गया सत्र और सत्रावसान।
कई बार क्या होता है, लोकसभा का सत्र चल रहा होता है और बीच में अंतराल आ जाता है, जैसे 1 घंटे का आओ, 1 दिन का आओ या 5 दिन का आओ, उसको क्या बोलते हैं, स्थगन बोलते हैं। और वो किसके द्वारा किया जाता है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, या राज्यसभा है तो राज्यसभा के सभापति के द्वारा किया जाता है। जैसे 1 फरवरी को सत्र चला और 1 फरवरी से लेकर फिर 10 से 13 तक की छुट्टी हो गई, 2-3 दिन की, तो ये क्या होता है, स्थगन होता है। और कई बार देखते हो आप, हंगामा होता है संसद में, लोकसभा में, तो 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया जाता है, 2 घंटे के लिए कर दिया जाता है, 3 घंटे के लिए कर दिया जाता है। वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा या राज्यसभा के सभापति के द्वारा किया जाता है। और सत्र को पूर्णतः समाप्त करने का काम भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और लोकसभा का विघटन भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करता है। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास नहीं रहता है, विश्वास उसका खत्म हो जाता है, तो फिर राष्ट्रपति अपने विवेक से लोकसभा का विघटन कर सकता है। लोकसभा का विघटन 2 ही परिस्थितियों में होता है, या तो लोकसभा का कार्यकाल पूर्ण हो जाए, 5 साल पूर्ण हो जाए तो लोकसभा का विघटन करना ही होगा, या लोकसभा के विघटन के लिए जो मंत्रिपरिषद है वो राष्ट्रपति को सलाह दे दे, लेकिन उस मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए, तब राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा का विघटन कर दिया जाता है। या फिर किसी भी दल के द्वारा सरकार का निर्माण नहीं हो रहा है, किसी गठबंधन के द्वारा सरकार का निर्माण नहीं हो रहा है, तो राष्ट्रपति लोकसभा को विघटन कर सकता है। तो विघटन करने का मतलब है लोकसभा के नए चुनाव होंगे, और दोबारा जब लोकसभा बैठेगी तो चुनाव के बाद में ही बैठेगी, उसमें जो सदस्य आएंगे वो दोबारा चुनकर ही आएंगे। तो लोकसभा का विघटन करने की शक्ति भी किसके पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास है। तो ये तो पहली शक्ति हो गई, विधायी शक्ति, संसद का सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना, लोकसभा का विघटन करना। सत्रावसान आप जान गए, 2 सत्रों के बीच की जो अवधि है उसको क्या बोलते हैं, सत्रावसान बोलते हैं। और स्थगन क्या होता है, इस 1 फरवरी से 30 मई के बीच में कहीं 1 दिन या 2 दिन, 1 घंटे, 2 घंटे जो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा या सभापति के द्वारा जो अंतराल दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, स्थगन बोलते हैं, एडजॉर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद में दूसरी शक्ति देखते हैं विधायी शक्ति के अंतर्गत। दूसरी शक्ति क्या है, राष्ट्रपति की दूसरी विधायी शक्ति क्या है, दूसरी विधायी शक्ति है संदेश भेजने का अधिकार। संदेश भेजने का अधिकार। राष्ट्रपति दोनों सदनों को संदेश भेज सकता है, और संदेश भेजने का उसको क्या है, अधिकार है। और ये शक्ति उसको कहाँ है, अनुच्छेद 86 में दी गई है। राष्ट्रपति चाहे तो अलग अलग सदनों को, यानी लोकसभा को अलग संदेश भेज सकता है, राज्यसभा को अलग संदेश भेज सकता है, या फिर दोनों सदनों को एक साथ समवेत संदेश भेज सकता है। उसको एक साथ भेजेगा, उसको क्या बोलते हैं, एक साथ समवेत। एक साथ समवेत, एक साथ समवेत बोलते हैं, टुगेदर, असेंबल, असेंबल टुगेदर। तो ये शब्द आप ध्यान में रखिए, एक साथ समवेत, यानी दोनों सदन जब एक साथ बैठते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, असेंबल टुगेदर बोलते हैं। उस तब राष्ट्रपति उनको संदेश भेज सकता है। तो पहली बात तो इसमें है कि राष्ट्रपति संदेश भेज सकता है, कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 86 के तहत। दूसरी बात आती है संदेश भेजना राष्ट्रपति का क्या है, अधिकार है, शक्ति है या कर्तव्य है, तो राष्ट्रपति का क्या है, अधिकार है। तीसरी बात आपको ये ध्यान में रखने की, पूछ सकते हैं कि राष्ट्रपति संदेश भेज सकता है, जॉइंट मीटिंग, असेंबल टुगेदर, इस प्रकार की शब्दावली पूछी जा सकती है। संदेश कब भेजेगा, असेंबल टुगेदर होने पर, यानी एक साथ समवेत होने पर, एक साथ बैठने को क्या बोलते हैं यहाँ पे, असेंबल टुगेदर बोलेंगे, एक साथ समवेत बोलेंगे। अनुच्छेद 86 की बात समझ में आ गई, विधायी शक्ति के अंतर्गत संदेश भेजने की बात। और संदेश भेजता है किस मामले में, संदेश क्यों भेजेगा, या तो किसी लंबित विधेयक के बारे में, किसी
लंबित विधेयक, यानी कोई ऐसा विधेयक जो संसद के किसी सदन में पड़ा हुआ है, पारित नहीं हो पा रहा है, तो राष्ट्रपति कह सकता है भाई फलाने विधेयक को आप पारित करवाइए। या कोई अन्य विषय के मामले में, या राष्ट्रपति कोई विधि बनाने के लिए कह सकता है, या किसी अन्य विषय के बारे में संदेश भेज सकता है कि आप इस पर कार्यवाही कीजिए। तो संदेश भेजने के बाद संसद उस पर कार्यवाही करती है। तो ये दूसरे प्रकार की शक्ति है संदेश भेजने की, याद रखने चाहिए। अनुच्छेद 86 में ये दी गई है। कौन से अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 86 में। तीसरी विधायी शक्ति है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। विशेष अभिभाषण ये प्रावधान किया गया अनुच्छेद 87 में। भाई मैसेज या संदेश भेजने का प्रावधान तो अनुच्छेद 86 में है, और विशेष अभिभाषण की अगर बात आती है तो कहाँ दिया गया? अनुच्छेद 87 में। अभिभाषण का मतलब भाषण देना, है ना। और अब भाषण कब देगा, इसके लिए 2 शर्तें बताई गई हैं। या तो लोकसभा के आम निर्वाचन के बाद में जो प्रथम सत्र होगा उसमें अभिभाषण देगा, है ना। या तो लोकसभा के निर्वाचन के तुरंत बाद जो सत्र होगा, लोकसभा के निर्वाचन के बाद में, निर्वाचन के बाद जो सत्र होगा ना उसमें, यानी जैसे अभी चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के बाद में जुलाई में मान लीजिए सत्र लोकसभा का आयोजित होता है, तो उस सत्र में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होगा। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी शर्त है प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में, यानी हर साल जो बजट सत्र होता है, प्रत्येक वर्ष का प्रथम सत्र कौन सा हो गया? भाई जो भी नया साल आएगा उसमें फरवरी में जो सत्र आयोजित होता है उसको क्या बोलते हैं? बजट सत्र बोलते हैं, और उसको ही प्रथम सत्र बोलते हैं। तो इन 2 स्थितियों में राष्ट्रपति अभिभाषण करेगा। पहला तो लोकसभा निर्वाचन के तुरंत बाद जो सत्र आयोजित होता है, और दूसरा कब करेगा? प्रत्येक वर्ष जो संसद का प्रथम अधिवेशन होता है, प्रथम सत्र होता है उसमें। तो प्रथम सत्र होता है बजट सत्र जो फरवरी में स्टार्ट होता है, उसमें राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण करेगा। और कैसे करेगा? दोनों सदनों के एक साथ समवेत करके। यहां भी दोनों सदनों को एक साथ समवेत करेगा। दोनों सदन एक साथ समवेत होंगे, एक साथ समवेत यानी असेंबल टुगेदर होंगे। दोनों सदन क्या होंगे? असेंबल टुगेदर, एक साथ समवेत होंगे। एक साथ समवेत का मतलब एक साथ बैठेंगे। यहाँ जो शब्द है इसको आप ध्यान में रखिए। तो 2-3 बातें यहाँ हैं। विशेष अभिभाषण की बात की गई है, अनुच्छेद 87 में की गई है। विशेष अभिभाषण कौन सी परिस्थिति में होगा? जब लोकसभा आम चुनाव के बाद में पहला सत्र होगा, या प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में। और कहाँ होगा? दोनों सदन एक साथ बैठेंगे, उसको क्या बोलते हैं? एक साथ समवेत होने पर। और 86 में क्या कहा गया था? संदेश भेजने की बात है। 87 में विशेष अभिभाषण की बात है। इसके बाद में अगली शक्ति देखिए, विधायी शक्ति में चौथी विधायी शक्ति क्या है? चौथी विधायी शक्ति क्या दी हुई है? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर, उपसभापति का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाएगी। राष्ट्रपति किसी को लोकसभा का अध्यक्ष बनाएगा या किसी व्यक्ति को राज्यसभा का सभापति बना देगा, लेकिन कंडीशन क्या है? पद रिक्त होने पर, अनुपस्थिति में नहीं। कब? जब लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त होगा तो राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त कर देगा। या राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का दोनों का एक साथ पद रिक्त होगा
तो राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को राज्यसभा का सभापति नियुक्त करेगा। अगली विधायी शक्ति है, राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? 108 में कहा गया है। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा। नंबर 1 बात। दूसरी बात, कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? 108 में कहा गया है। और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक क्यों बुलाएगा राष्ट्रपति? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन सी परिस्थितियों में आयोजित होगी? देखो, या तो किसी विधेयक पर दूसरे सदन ने असहमति व्यक्त कर दी हो, दूसरे सदन ने असहमति व्यक्त की हो, या किसी संशोधन पर दोनों सदनों में मतभेद हो गए हो, या फिर किसी संशोधन पर दोनों सदन असहमत हो गए हो, या फिर दूसरे सदन को 6 माह से अधिक गुजर गए हो, 6 माह से अधिक समय हो गया हो, तब राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाएगा। भाई कोई विधेयक जैसे लोकसभा ने पारित कर दिया, फिर वो विधेयक राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा उस विधेयक को पारित नहीं करे, पहली कंडीशन। पूरे विधेयक को ही पारित नहीं करे। दूसरी कंडीशन, लोकसभा ने विधेयक पारित करके राज्यसभा में भेज दिया, राज्यसभा ने उस पर कोई संशोधन किया और उस संशोधन को लोकसभा नहीं माने, तो दूसरी कंडीशन हो गई। और तीसरी कंडीशन क्या हो गई? लोकसभा ने किसी विधेयक को पारित करके राज्यसभा में भेज दिया, राज्यसभा 6 माह गुजर गए, उस पर कोई निर्णय नहीं ले रही है, तब राष्ट्रपति क्या करेगा? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाएगा, यानी जॉइंट सिटिंग करेगा। जॉइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? जॉइंट सिटिंग। ठीक है, तो राष्ट्रपति जॉइंट सिटिंग बुलाएगा अनुच्छेद 108 के तहत। तो 3 कंडीशन आपको समझ में आ गई होंगी। जब किसी विधेयक पर दूसरा सदन असहमत हो जाए, किसी संशोधन पर असहमति हो जाए, और 6 महीने से ज्यादा का टाइम बिना पारित किए हुए गुजर जाए, तो इन 3 कंडीशन में राष्ट्रपति दोनों सदनों की जॉइंट सिटिंग बुलाएगा, संयुक्त बैठक बुलाएगा। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये याद रखने की बात है, जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों एक साथ बैठते हैं तो उनकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष करता है, उसकी अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष कर लेता है। इससे पहले अपन ने 86 और 87 में असेंबल टुगेदर की बात की थी। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? जॉइंट सिटिंग की बात कर रहे हैं। तो ये शब्दावली को आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ समवेत बैठक की बात की गई है, कहाँ संयुक्त बैठक की बात की गई है। तो 2-3 बातें हैं इसमें हैं, वो आप ध्यान में रखिए। फिर अगली विधायी शक्ति देखो, संसद सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अयोग्यता का निर्णय कौन लेता है? राष्ट्रपति। जब संसद के सदस्य किसी अयोग्यता से ग्रसित होते हैं तो वो अपने पद के लिए योग्य हैं या अयोग्य हैं, इस बात का निर्णय कौन लेता है? इस बात का निर्णय राष्ट्रपति लेता है। और राष्ट्रपति इस निर्णय लेते समय हमेशा भारत के निर्वाचन आयोग से सलाह करेगा। किससे सलाह लेगा? निर्वाचन आयोग से सलाह लेगा। यानी संसद के किसी सदस्य को अगर अयोग्य घोषित करना है तो करेगा तो कौन? राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति किसकी सलाह या किसकी राय से करेगा? निर्वाचन आयोग की राय से संसद के किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करने का कार्य राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह से करता है। ये बात कही गई है अनुच्छेद 103 में। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात वो है कि सांसदों की अयोग्यता का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किसकी सलाह से करेगा? निर्वाचन आयोग की सलाह से करेगा। वही सांसदों की अयोग्यता कई प्रकार की होती है, लेकिन यहाँ जिस अयोग्यता की बात की गई है
वो अगर सांसद कोई लाभ का पद धारण कर लें, अगर सांसद दिवालिया हो जाए, सांसद विकृतचित हो जाए, या अन्य संसद की किसी बनाई गई विधि के कारण वो अयोग्य हो जाए, इन कंडीशन में ही राष्ट्रपति अयोग्य घोषित करेगा। कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिनको राष्ट्रपति की सिफारिश से सदन में प्रस्तुत किया जाता है। देखो कौन कौन से होते हैं। अगली शक्ति है राष्ट्रपति की सिफारिश से, राष्ट्रपति की सिफारिश से पेश किए जाने वाले विधेयक, से पेश किए जाने वाले विधेयक। जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है या उसको पेश किया जाता है, चाहे लोकसभा में करो या राज्यसभा में करो, तो उससे पहले कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिसमें राष्ट्रपति की पहले सिफारिश लेते हैं। राष्ट्रपति की सिफारिश से ही वो विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ऐसे कौन से विधेयक हैं? देखो, किसी राज्य का गठन, किसी नए राज्य का गठन, नए राज्य का गठन करना हो तो किसकी सिफारिश से विधेयक पेश करेंगे? राष्ट्रपति की सिफारिश से। नए राज्य का गठन करना हो, या किसी राज्य के नाम में, उसकी सीमा में या उसके क्षेत्र में परिवर्तन करना हो। किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना हो, जैसे किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन करना हो, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो, किसी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, तो ऐसे विधेयक संसद में रखेंगे तो किसकी सिफारिश से? राष्ट्रपति की सिफारिश से। अगर कोई विधेयक ऐसा हो जो अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य को प्रभावित कर रहा है तो भी राष्ट्रपति की सिफारिश लेनी पड़ेगी। अगर कोई विधेयक जो अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य को प्रभावित कर रहा है, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य को प्रभावित कर रहा है, तो राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत किया जाएगा। और अगर किसी विधेयक से राज्य के वित्तीय हित प्रभावित होते हैं, राज्य के वित्तीय हित प्रभावित होते हैं, तो उस स्थिति में भी राष्ट्रपति की सिफारिश से वो विधेयक प्रस्तुत संसद में किया जाएगा। तो 4 कंडीशन हैं जिसमें किसी विधेयक को लोकसभा में या राज्यसभा में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश लेनी पड़ेगी, रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति की क्या लेनी पड़ेगी? रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी। सिफारिश से ही वो प्रस्तुत किए जा सकते हैं। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन हो, सीमा में परिवर्तन हो, क्षेत्र में परिवर्तन हो, या नए राज्य का गठन करना हो। तीसरी बात, अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य अगर प्रभावित हो रहा हो किसी विधेयक से। और चौथी बात, किसी राज्य के वित्तीय हित अगर प्रभावित हो रहे हो तो उस स्थिति में राष्ट्रपति की सिफारिश से ही वो विधेयक लोकसभा में या राज्यसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। फिर अगली विधायी शक्ति है विधेयकों पर अनुमति। अगली जो विधायी शक्ति है वो है विधेयकों पर अनुमति। विधेयकों पर अनुमति। विधेयकों पर अनुमति के प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 111 में। आप जानते हो लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा जब कोई बिल पारित किए जाते हैं, विधेयक पारित किए जाते हैं, तो उसके बाद में राष्ट्रपति के पास जाते हैं और राष्ट्रपति उस पर अनुमति देता है तो वो फिर कानून बन जाते हैं। तो देखो, पहले कोई भी विधेयक कहाँ जाता है? संसद में जाता है ना। कानून बनाने का जो प्रस्ताव होता है, कानून बनाने का प्रस्ताव होता है, उसको क्या बोलते हैं? विधेयक बोलते हैं। और विधेयक कहाँ जाता है? संसद में, यानी लोकसभा और राज्यसभा में जाता है। लोकसभा और राज्यसभा में जाता है। यहाँ से पारित होने के बाद में वो कहाँ जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है। और राष्ट्रपति उस पर जब हस्ताक्षर कर देता है, तो हस्ताक्षर कर देगा तो ये जो विधेयक है, ये विधेयक किस में बदल जाएगा? हस्ताक्षर करने के बाद में ये एक्ट में बदल जाएगा, कानून में बदल
जाएगा। इसको क्या बोल देंगे? कानून या अधिनियम बोल देते हैं। एक्ट बोल देते हैं या कानून बोलते हैं या अधिनियम बोलते हैं। जब तक राष्ट्रपति के साइन नहीं होते हैं तब तक ये क्या कहलाता है? विधेयक कहलाता है। ठीक है। तो जब भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव होता है जिसको विधेयक बोलते हैं, वो संसद में जाता है। संसद से पारित होने के बाद में कहाँ जाता है? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति के पास जब जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। देखिए कौन कौन से विकल्प राष्ट्रपति के पास होते हैं। राष्ट्रपति के पास जब कोई विधेयक जाता है तो राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है? देखो, जब राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आता है तो राष्ट्रपति या तो अनुमति दे देता है, अनुमति दे देता है, या अनुमति रोक लेता है, अनुमति नहीं देता है, या अनुमति रोक लेता है, या अनुमति नहीं देता है। और तीसरी कंडीशन क्या होती है? पुनर्विचार के लिए वापस लौटा देता है। पुनर्विचार के लिए वापस संसद को लौटा देता है। ठीक है। जब भी कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है हस्ताक्षर करने के लिए तो राष्ट्रपति के पास ये 3 विकल्प होते हैं। राष्ट्रपति को घोषणा करनी पड़ती है कि वो अनुमति दे रहा है या अनुमति नहीं दे रहा है, या फिर वो पुनर्विचार के लिए लौटा रहा है। जब राष्ट्रपति अनुमति दे देता है विधेयक को तो ये विधेयक क्या बन जाएगा? कानून बन जाता है। और जब राष्ट्रपति उस विधेयक को अनुमति नहीं देता है यानी अनुमति रोक लेता है तो वो विधेयक कानून नहीं बनता है। और तीसरी कंडीशन क्या होती है? राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस संसद के पास लौटा देता है। किसके पास लौटा देता है? वापस संसद के पास लौटा देता है। तो राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर 3 स्टेप उठा सकता है। अनुमति दे देगा तो कानून बन जाएगा, अनुमति नहीं देगा तो कानून नहीं बनेगा, और तीसरी कंडीशन क्या है? उस विधेयक को वापस संसद के पास अनुमति के पुनर्विचार के लिए भेज देता है, और संसद फिर वापस राष्ट्रपति के पास भेजती है तो फिर उसको अनुमति देनी पड़ती है। यानी राष्ट्रपति किसी विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, और पुनर्विचार करने के बाद में संसद जब दोबारा राष्ट्रपति के पास विधेयक को भेजती है तो राष्ट्रपति को उसको अनुमति देनी पड़ती है। नंबर 1 बात। दूसरी बात क्या है? राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए धन विधेयक को नहीं भेज सकता। पुनर्विचार के लिए सिर्फ किसको भेज सकता है? साधारण विधेयक को ही भेज सकता है। अगर कोई धन विधेयक है और राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति या तो उसको अनुमति देगा या अनुमति नहीं देगा, लेकिन उसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। तो ये 3 स्टेप राष्ट्रपति ले सकता है। चौथा स्टेप और ले सकता है राष्ट्रपति। जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो अनुमति देने की, अनुमति रोक लेने की, पुनर्विचार के लिए भेजने की कोई समय सीमा नहीं है। तो राष्ट्रपति के पास कई बार क्या होता है? विधेयक मेज पर पड़ा रहता है, टेबल पर पड़ा रहता है। न तो अनुमति देता है राष्ट्रपति, न अनुमति रोकता है, न पुनर्विचार के लिए भेजता है। यानी उसकी टेबल पर पड़ा रहता है, राष्ट्रपति कोई निर्णय नहीं करता है। इसको हम 3 विधेयकों के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे देखो, 3 प्रकार के विधेयक हैं हमारे पास। साधारण विधेयक, साधारण विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक। तो कोई भी राष्ट्रपति के पास विधेयक आता है तो राष्ट्रपति के पास क्या ऑप्शन रहते हैं? देखो, राष्ट्रपति अनुमति दे देगा, अनुमति देगा, अनुमति नहीं देगा, पुनर्विचार के लिए लौटा देगा। ठीक है।
तो साधारण विधेयक को अनुमति दे सकता है, अनुमति नहीं भी दे सकता और पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है। साधारण विधेयक पर तीनों ही कार्यवाही कर सकता है, अनुमति दे भी सकता है, अनुमति रोक भी सकता है और पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अगर धन विधेयक होगा तो अनुमति दे देगा या अनुमति नहीं देगा, लेकिन पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। मैंने कहा कि धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, उसको या तो अनुमति देगा या अनुमति नहीं देगा। फिर तीसरा आता है संविधान संशोधन विधेयक। तो संविधान संशोधन विधेयक को अनुमति देनी पड़ती है, अनुमति रोकेगा नहीं और पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाएगा। 24वें संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रावधान कर दिया गया था कि संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अनुमति देनी पड़ेगी, उसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाएगा और अनुमति रोकने का काम नहीं करेगा। तो इस चार्ट को आप ध्यान से देख लीजिए, क्या क्या कार्यवाही कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, अब इसमें हम एक चीज और देखेंगे, इसी में हम वीटो की बात करेंगे। हालांकि वीटो शब्द संविधान में प्रयोग नहीं किया गया है, संविधान में कहीं भी निषेधाधिकार या वीटो की बात नहीं की गई है। तो चलिए अब वीटो की बात करते हैं। जैसा मैंने कहा कि वीटो का प्रावधान संविधान में नहीं दिया गया है, लेकिन व्यवहारिक रूप में राष्ट्रपति 3 प्रकार की वीटो का प्रयोग करता है। तो ये हमने देखा है कि राष्ट्रपति के पास जब कोई विधेयक आता है तो राष्ट्रपति क्या क्या कार्यवाही करता है। राष्ट्रपति या तो अनुमति दे देगा, ठीक है, दे देगा तो कानून बन जाएगा। फिर या राष्ट्रपति अनुमति नहीं देगा। राष्ट्रपति जब किसी विधेयक को अनुमति नहीं देता है तो उसको क्या बोलते हैं, अब्सोल्यूट वीटो बोलते हैं, अब्सोल्यूट वीटो बोलते हैं, यानी इसको आंतरिक वीटो बोलते हैं। कौन सा वीटो बोलते हैं, आंतरिक वीटो। जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करता है तो वो विधेयक वहीं खत्म हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, अब्सोल्यूट वीटो बोलते हैं, आंतरिक वीटो बोलते हैं। दूसरा, जब राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आता है तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। तो पुनर्विचार के लिए लौटाता है, इसको क्या बोलते हैं, सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव वीटो, या हिंदी में बोलते हैं निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो। जब भी राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाता है तो कौन से वीटो का प्रयोग करता है, निलंबनकारी वीटो का। यहाँ निलंबनकारी शब्द क्यों काम में लिया गया है तो इसको समझिए। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटाएगा, पुनर्विचार के लिए किसको लौटाएगा, संसद के पास लौटाएगा। तो संसद से फिर वापस विधेयक आएगा राष्ट्रपति के पास, तो वापस आएगा तो क्या करेगा, राष्ट्रपति अनुमति देगा, यानी विधेयक को पारित करने में विलंब हो जाएगा। राष्ट्रपति जब किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाता है तो संसद को पुनर्विचार करने के लिए टाइम लगता है, पारित करवाने के लिए टाइम लगता है, फिर पारित करवाने के बाद में वापस राष्ट्रपति के पास आता है, राष्ट्रपति थोड़े दिनों बाद में उस पर अनुमति देता है। तो इस प्रकार पूरी प्रक्रिया में क्या होता है, विलंब हो जाता है, थोड़ा टाइम लग जाता है। इसलिए इस प्रकार के वीटो को क्या बोलते हैं, निलंबनकारी या सस्पेंसिव वीटो बोलते हैं। इसमें विधेयक पारित जरूर होता है लेकिन विधेयक को पारित होने में विलंब हो जाता है, टाइम लग जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं, निलंबनकारी वीटो बोला जाता है। अनुमति नहीं देता है तो अब्सोल्यूट वीटो हो गया, विधेयक खत्म हो जाएगा। और निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करता है तो वीटो, इसमें क्या होता है, थोड़ा टाइम लग जाता है, विलंब से विधेयक पारित होता है। और एक चौथी कंडीशन और होती है, भाई राष्ट्रपति के पास अनुमति देने के लिए, अनुमति रोकने के लिए, पुनर्विचार करने के लिए राष्ट्रपति को कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है। यानी ये नहीं कहा गया है कि राष्ट्रपति कितने दिन में अनुमति देगा, कितने में रोकेगा, कितने दिनों में पुनर्विचार के लिए भेजेगा। तो कई बार राष्ट्रपति क्या करता है, न तो अनुमति देता है, न तो अनुमति देता है, न अनुमति रोकता है। यानी न तो अनुमति देता है, न अनुमति रोकता है, और न ही क्या करता है, पुनर्विचार के लिए भेजता है। विधेयक को क्या करता है, अपने पास टेबल पर पड़ा रखता है,
न तो उस पर कोई निर्णय करता है, यानी अनुमति देगा, न अनुमति रोकेगा, न पुनर्विचार के लिए भेजेगा, यानी राष्ट्रपति कोई निर्णय नहीं करता है। असीमित समय के लिए विधेयक पड़ा रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? पॉकेट वीटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो बोलते हैं, जेबी वीटो बोलते हैं। जेबी वीटो क्यों बोलते हैं? राष्ट्रपति ने विधेयक को अपने जेब में डाल लिया, न तो उस पर हाँ कर रहा, न उस पर ना कर रहा, न उसको पुनर्विचार के लिए भेज रहा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति को निर्णय लेने के लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई है। वो कितने भी समय में निर्णय ले सकता है, कितना समय भी लगा सकता है। तो इस प्रकार वीटो पर प्रयोग करता है। जिस पर कोई निर्णय नहीं लेता है उसको क्या बोलते हैं? पॉकेट वीटो या जेबी वीटो कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा क्या इन वीटो का प्रयोग कभी किया गया है क्या? हाँ, तो भारत के राष्ट्रपति ने इन वीटो का प्रयोग किया है। जैसे एब्सोल्यूट वीटो को देखें अपन, इसको निरपेक्ष वीटो भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निरपेक्ष वीटो। निरपेक्ष वीटो का भारत के राष्ट्रपति ने 1954 में प्रयोग किया था। कब किया था? 54 में। और 54 में पेप्सू राज्य के विनियोग विधेयक पर किया था। पेप्सू राज्य कौन सा है? पेप्सू राज्य वर्तमान में जो पंजाब राज्य है उसको 1954 में पेप्सू बोला जाता था। पेप्सू राज्य में उस समय राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। उस समय पेप्सू में राष्ट्रपति शासन लागू हो रखा था, इसलिए उसके विनियोग विधेयक को संसद के द्वारा पारित किया गया था। और संसद के द्वारा पारित करने के बाद में वो विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए गया हुआ था। और उसी दौरान वहाँ से पंजाब से राष्ट्रपति शासन हट गया। तो जो मंत्रिपरिषद है उसने फिर राष्ट्रपति को कहा कि आप इस विधेयक को अनुमति मत दीजिए। तो राष्ट्रपति ने वहां पर निरपेक्ष वीटो का प्रयोग किया था, लेकिन मंत्रिमंडल की सलाह से किया था, मंत्रिपरिषद की सलाह से ही किया था। तो भारत के राष्ट्रपति ने एक बार पेप्सू राज्य के विनियोग विधेयक 1954 पर निरपेक्ष वीटो का प्रयोग किया था, लेकिन वो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही किया था। क्योंकि जब राष्ट्रपति शासन हट गया था तो फिर उस विधेयक को पारित करने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उस विधेयक को पारित फिर राज्य की विधानसभा के द्वारा ही किया गया था। तो एक बार इस वीटो का प्रयोग किया गया था। फिर दूसरा है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो मतलब पुनर्विचार के लिए भेजना। तो इसका प्रयोग भी किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। 2006 में लाभ के पद अधिनियम में कुछ संशोधन किए गए थे, क्योंकि 2006 में बड़े संख्या में सांसदों ने लाभ का पद धारण कर रखा था और उनको अयोग्य ठहरा दिया था। तो उनके अयोग्यता से बचाने के लिए लाभ का पद अधिनियम 1959 में जो बना हुआ था उसमें कई पदों को लाभ के पद से बाहर किया गया था और बैक डेट से उसमें संशोधन किया था। वो विधेयक फिर राष्ट्रपति के पास भेजा गया था। राष्ट्रपति उसमें एपीजे अब्दुल कलाम थे। अब्दुल कलाम ने उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेज दिया था। और संसद के पास जब पुनर्विचार के लिए भेजा तो इस राष्ट्रपति ने सस्पेंसिव या निलंबनकारी वीटो का प्रयोग कर लिया। फिर दोबारा जब संसद से पारित होकर आया तो राष्ट्रपति ने उसको अनुमति दे दी थी। इसका मतलब निरपेक्ष वीटो का भी प्रयोग किया है राष्ट्रपति ने, निलंबनकारी वीटो का भी प्रयोग किया है। और क्या कभी पॉकेट वीटो या जेबी वीटो का भी प्रयोग किया गया है क्या? तो जेबी वीटो का प्रयोग किया था ज्ञानी जैल सिंह ने। ज्ञानी जैल सिंह ने डाक विधेयक 1986 में जेबी वीटो का प्रयोग किया था। राजीव गांधी की उस समय सरकार थी और राजीव गांधी ने डाक विधेयक पारित करके ज्ञानी जैल सिंह के पास भेजा था। ज्ञानी जैल सिंह ने उस विधेयक पर न तो अनुमति रोकी, न अनुमति दी और न पुनर्विचार के लिए इसको भेजा। उन्होंने लंबे समय तक अपने पास इस विधेयक को पड़ा रखा था, क्योंकि इस विधेयक में प्रावधान था कि किसी का भी टेलीफोन सुना जा सकता है, किसी के द्वारा जो कागज पत्र भेजे जाते हैं उनको खोलकर पढ़ा जा सकता है। तो इन सब कारणों से ज्ञानी जैल सिंह ने इस विधेयक को न तो अनुमति दी, न अनुमति रोकी, न पुनर्विचार के लिए भेजा, सिर्फ अपने पास पड़ा रखा था।
और ज्ञानी जेल सिंह ने इसलिए किया था क्योंकि उस समय रंगनाथ मिश्र की जो रिपोर्ट थी, जो सिख दंगों पर हुई थी, उसको जेल सिंह देखना चाह रहे थे, लेकिन राजीव गांधी ने मना कर दिया कि हम आपको नहीं दिखाएंगे। तो उसके कारण दोनों के बीच में तनाव उत्पन्न हो गया था, इसलिए जेल सिंह ने इस विधेयक को पारित नहीं किया था, इस पर हस्ताक्षर। इसलिए ज्ञानी जेल सिंह ने इस विधेयक पर कोई निर्णय नहीं लिया था। तो कोई निर्णय जब राष्ट्रपति नहीं लेता है तो वो कौन से वीटो का प्रयोग करता है? पॉकेट वीटो या जेबी वीटो का प्रयोग करता है। तो तीनों वीटो का प्रयोग राष्ट्रपतियों के द्वारा किया गया है। और फिर जब नई सरकार आई और वेंकटरमन राष्ट्रपति बने तो उन्होंने इस विधेयक को वापस मंत्रिमंडल के पास पुनर्विचार के लिए भेजा। मंत्रिमंडल ने पुनर्विचार करके वापस राष्ट्रपति के पास भेजा नहीं था। तो इस प्रकार राष्ट्रपति के द्वारा वीटो का प्रयोग किया जाता है। फिर अगली जो विधायी शक्ति है वो है राज्य के विधेयकों पर अनुमति। अगली जो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है वो है राज्य के विधेयकों पर अनुमति। राज्य के विधेयकों पर अनुमति। कई बार क्या होता है, राज्य विधानसभा के द्वारा पारित किए गए विधेयकों को राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेज देता है। राज्यपाल के पास ये शक्ति है कि राज्य विधानसभा के द्वारा पारित किए गए विधेयकों को वो राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज देता है। राज्यपाल के पास ये शक्ति अनुच्छेद 200 के अंतर्गत है। और राज्य विधानसभा के द्वारा पारित विधेयकों पर अनुमति की राष्ट्रपति की शक्ति कहाँ दी गई है? अनुच्छेद 201 में दी गई है। यानी राज्यपाल तो राष्ट्रपति के पास किस अनुच्छेद के द्वारा भेजता है? 200 के द्वारा। और राष्ट्रपति उन विधेयकों पर निर्णय किस अनुच्छेद के तहत लेता है? अनुच्छेद 201 के तहत। तो राज्यपाल के द्वारा जो विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजे जाते हैं उन पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है? क्या उसके पास विकल्प हैं? देखो, राज्यपाल के द्वारा विधेयक राष्ट्रपति को पास भेजे जाते हैं। राष्ट्रपति के क्या कर सकता है? उन पर या तो अनुमति दे देगा, है ना, अनुमति देगा, या अनुमति नहीं देगा, या फिर पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ये 3 ऑप्शन उसके पास रहते हैं। जब किसी राज्यपाल के द्वारा विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजे जाते हैं तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 201 के तहत 3 प्रकार के विकल्प रखता है। या तो विधेयक को अनुमति दे देगा तो वो कानून बन जाएगा, या अनुमति नहीं देगा तो वो विधेयक समाप्त हो जाएगा, या फिर उस विधेयक को वापिस राज्यपाल के पास भेज देता है पुनर्विचार के लिए, और राज्यपाल विधानसभा के पास भेज देता है, और फिर वापस राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेजता है। तो राष्ट्रपति के लिए उस विधेयक पर अनुमति देना जरूरी नहीं है ना। तो राज्य विधानसभा के द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति पुनर्विचार के बाद में अनुमति दे, ये जरूरी नहीं है। हाँ, संसद के द्वारा पारित किए गए विधेयक पर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटाता है तो फिर वापस जब वो आता है पुनर्विचार होके तो उसको राष्ट्रपति को अनुमति देनी पड़ती है। लेकिन ये बात राज्य विधानसभाओं के द्वारा पारित विधेयक पर लागू नहीं होती है कि राज्य विधानसभा के द्वारा कोई विधेयक पुनर्विचार करने के बाद में राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति दे, जरूरी नहीं है। तो ये 3 विकल्प इसके पास रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि राज्य का अगर कोई धन विधेयक है तो राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाएगा। धन विधेयक को या तो अनुमति देगा राष्ट्रपति या अनुमति नहीं देगा। धन विधेयक को राष्ट्रपति राज्यों के पास पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। ठीक है, ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। राष्ट्रपति की अगली विधायी शक्ति कौन सी है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति। तो अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति का क्या है? कर्तव्य है, अधिकार है या शक्ति है? तो ये राष्ट्रपति की शक्ति है। कौन से अनुच्छेद में दे रखी है? 123 में दे रखी है। तो आपको ये शब्दावली भी ध्यान में रखनी है
कि संदेश भेजना क्या है, राष्ट्रपति का अधिकार है। अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति का क्या है, शक्ति है। कौन से अनुच्छेद में दी गई है, अनुच्छेद 123 में दी गई है। तो राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करता है? देखिए हमारे यहाँ पे संसद के 3 सत्र होते हैं। जैसे मान लीजिए बजट सत्र हो गया, बजट सत्र हो गया, ये फरवरी और मार्च हो गया या फरवरी से मई तक हो गया। फिर आता है मानसून सत्र, ये मान लीजिए जुलाई अगस्त में आता है। और फिर आता है शीतकालीन सत्र, ये शीतकालीन सत्र मान लीजिए नवंबर दिसंबर में आता है। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए मई तक तो ये बजट सत्र चल रहा था, जून में किसी कानून बनाने की आवश्यकता पड़ गई, जून महीने में पड़ गई, या मान लीजिए अक्टूबर के महीने में कोई कानून बनाने की आवश्यकता पड़ गई, तो इस समय तो संसद का सत्र चल नहीं रहा है। संसद तो फरवरी से मई तक चल रहा था, जुलाई से अगस्त तक चल रहा था, और नवंबर दिसंबर में चल रहा था। बीच में अगर कोई कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती है तो कैसे बनाएंगे? इसके लिए राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है कि भाई संसद का जब सत्र नहीं चल रहा हो, या तो दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हो, या एक सदन का सत्र नहीं चल रहा हो, तो राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से कानून बना सकता है। एक सदन का सत्र तो चल रहा है और दूसरे सदन का सत्र नहीं चल रहा है तो भी कानून नहीं बन सकता। कानून तो कब बनता है? जब दोनों सदनों के सत्र चलते हैं। तो पहली स्थिति क्या है? जब संसद के सत्र नहीं चल रहे हैं, दोनों सदनों के सत्र नहीं चल रहे हैं, या एक सदन का सत्र नहीं चल रहा है, तब राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। तो बीच में अगर राष्ट्रपति को ये संतुष्टि हो जाती है, राष्ट्रपति को अगर ये संतुष्टि हो जाती है कि कोई कानून बनाने की आवश्यकता है और संसद का सत्र नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति की संतुष्टि आवश्यक है। अध्यादेश जारी करने के लिए किसकी संतुष्टि आवश्यक है? राष्ट्रपति की। अध्यादेश जारी कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या होना चाहिए? संतुष्ट होना चाहिए। किस बात के लिए होना चाहिए? राष्ट्रपति किस बात के लिए संतुष्ट होना चाहिए? कि कानून बनाने की कोई परिस्थिति पैदा हो गई है, इस बात की संतुष्टि राष्ट्रपति के पास होगी। और दोनों सदनों का सत्र या किसी एक सदन का सत्र चल नहीं रहा है, तब राष्ट्रपति क्या जारी करेगा? अध्यादेश जारी करेगा। और राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी करेगा वो सरकार के या संसद के द्वारा बनाए गए कानून के बराबर ही होगा। संसद के द्वारा जो विधियां बनाई जाती हैं उसी प्रकार की शक्ति और बल ये अध्यादेश रखता है। यानी राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है वो संसद के द्वारा पारित की गई विधि के बराबर ही होता है। यानी चाहे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करे या संसद विधि बनाए, दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अध्यादेश किसके बराबर रखता है? शक्ति विधि के बराबर। समझ गए? लेकिन अध्यादेश के द्वारा संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते। अध्यादेश के द्वारा क्या नहीं किए जा सकते? संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते। अब सवाल ये है कि अध्यादेश कितनी अवधि तक जारी रह सकता है? राष्ट्रपति ने अध्यादेश तो जारी कर दिया, लेकिन वो अध्यादेश कितनी अवधि तक जारी रहेगा? इसके लिए संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि अध्यादेश जारी करने के बाद में, अध्यादेश जारी होने के बाद में जब भी संसद का सत्र शुरू होगा, जब भी संसद का सत्र शुरू होगा, तो सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर अंदर, संसद के सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर अंदर इसका संसद से अनुमोदन होना आवश्यक है। कितने दिनों में अनुमोदन होना आवश्यक है? संसद का जब भी सत्र होगा तो उस सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर अंदर अनुमोदन होना आवश्यक है। तो ये तो संविधान में लिखा गया है, लेकिन व्यवहारिक रूप में देखें तो एक अध्यादेश की अवधि 6 माह और 6 सप्ताह तक हो सकती है। 6 माह और 6 सप्ताह कैसे होती है? देखो, मान लीजिए 1 जून को अध्यादेश जारी किया गया है
और आप जानते हो संसद के 2 सत्रों के बीच में 6 महीने का गैप हो सकता है। और संसद का सत्र मान लीजिए बुलाते हैं, संसद का सत्र आयोजित होता है 1 दिसंबर को। सत्र कितने से शुरू होता है? 1 दिसंबर को, क्योंकि आप जानते हो 6 महीने का गैप रह सकता है संसद के सत्र में। तो 1 दिसंबर को जब संसद का सत्र शुरू होता है तो ये 6 महीने हो गए। अब 1 दिसंबर से 6 सप्ताह के अंदर 1 दिसंबर से 6 सप्ताह गिन लीजिए। तो ये मान लीजिए आप दिसंबर में 4 सप्ताह हो गए और 12 जनवरी तक अध्यादेश संसद से अनुमोदित होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि संसद के सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर अंदर। और अब मान लीजिए ये प्रश्न उठ सकता है कि लोकसभा का सत्र तो 1 दिसंबर से शुरू हुआ और राज्यसभा का सत्र 20 दिसंबर से शुरू हुआ, तो ये 6 सप्ताह कब से मानेंगे? तो ये 6 सप्ताह बाद वाले सदन के सत्र से माने जाएंगे, 20 दिसंबर से ये माने जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 6 माह और 6 सप्ताह हो सकती है, यानी लगभग 7.5 माह तक अध्यादेश जारी रह सकता है। और राष्ट्रपति अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकता है, यानी राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया, बीच में वो कभी भी वापस ले सकता है। और अध्यादेश समाप्त कब हो सकता है? जब राष्ट्रपति उसको वापस ले ले या फिर संसद के द्वारा उसका अनुमोदन नहीं होता है, तब अध्यादेश समाप्त हो जाता है। 2 कंडीशन में होता है, या तो संसद उसको अनुमोदित ही नहीं करे या फिर राष्ट्रपति उसको वापस ले लेता है, उस स्थिति में अध्यादेश समाप्त हो जाता। तो ये अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्तियां हैं और राष्ट्रपति ने कई बार अध्यादेश जारी किए जाते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। अध्यादेश के द्वारा संविधान का संशोधन नहीं होता है। फिर अगली शक्ति देखो, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति क्या करता है? 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। कहाँ करता है? राज्यसभा में। कौन करता है? राष्ट्रपति। और ये 12 सदस्य कौन 12 सदस्य होते हैं? जो समाज सेवा, ऐसे सदस्य जो समाज सेवा, साहित्य, विज्ञान और कला में विशेषज्ञता रखते हैं, इन सदस्यों का राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन किया जाता है। समाज सेवा, साहित्य, विज्ञान और कला में, इन 4 विषयों में अगर कोई व्यक्ति विशेषज्ञता रखते हैं राष्ट्रपति की राय में, तो राष्ट्रपति इन सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। मनोनीत कितने सदस्यों को करता है? 12 सदस्यों को। क्या राष्ट्रपति लोकसभा में भी सदस्यों का मनोनयन करता है क्या? वर्तमान में राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में किसी भी सदस्य का मनोनयन नहीं किया जाता है। 2020 तक एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोनयन किया जाता था। 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोनयन किया जाता था, लेकिन वर्तमान में ये प्रावधान संविधान में समाप्त कर दिया गया है। तो इसलिए वर्तमान में किसी भी एंग्लो इंडियन सदस्य का राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में मनोनयन नहीं किया जाता है।